हेलो दोस्तों, केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सोइल साइंस से रिलेटेड है, सोइल फिजिक्स और इसके 20 क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलो बढ़ते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, in certain highly weathered clayey soil like ultisol and oxysol, the cementing action of iron oxide and other inorganic compounds produces very stable small aggregates called। तो क्या होता है, कुछ हाईली वेदर्ड क्लेली सोइल होती हैं, जैसे कि ये आती है अल्टीसोल एंड ऑक्सीसोल के अंडर। तो इनमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सीमेंटिंग एक्शन की वजह से बहुत ही स्टेबल और स्मॉल एग्रीगेट बनते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, तो याद रखना यहाँ पे आयरन ऑक्साइड दे रखा है। आयरन ऑक्साइड ड्यूअल पर्पज करता है, ये फ्लोकुलेशन भी करता है और सीमेंटेशन भी करता है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही स्टेबल बनेगा और स्मॉल पार्टिकल बनेगा। वो क्या रिजेंबल करेगा सैंड की तरह। सैंड होता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि वो सैंड है, लेकिन यदि अपन उसको डिस्पर्स करेंगे तो वो वापस छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे सोइल पार्टिकल्स में टूट जाएगा। लेकिन जब अपन उसको बिना किसी डिस्टर्ब किए देखेंगे तो वो अपन को सैंड जैसा दिखेगा। तो उसको बोलते हैं स्यूडो सैंड। क्या बोलते हैं, स्यूडो सैंड। तो क्या होता है, इन सर्टेन हाईली वेदर्ड क्लेली सोइल अल्टीसोल एंड ऑक्सीसोल द सीमेंटिंग एक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस वेरी स्टेबल स्मॉल एग्रीगेट्स कॉल्ड स्यूडो सैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The thread-like fungi associated with plant roots called mycorrhizae produces a sticky sugar protein called। तो क्या करता है, तो थ्रेड-लाइक फंजाई होती है जो क्या करता है, फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को प्लांट्स के लिए बढ़ा देता है। तो ये माइक्रोराइजी जो एसोसिएशन है प्लांट्स रूट्स और फंजाई के बीच में, तो ये क्या करता है, एक स्टिकी शुगर प्रोटीन सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, विच इज थॉट टू बी एन इफेक्टिव सीमेंटिंग एजेंट। तो वो क्या एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सीमेंटिंग एजेंट है। तो वो शुगर प्रोटीन जो है, स्टिकी शुगर प्रोटीन, वो कौन सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एपोमायोबिन, सेकंड ग्लोमेलिन, थर्ड माइकोग्लोबेमिन एंड लास्ट वन माइक्रोराइजिन। तो ध्यान रखना वो कौन सी प्रोटीन है, वो है ग्लोमेलिन। ओके, ग्लोमेलिन प्रोटीन होती है जो एक स्टिकी शुगर प्रोटीन है, जो क्या है, एक टाइप का सीमेंटिंग एजेंट है। और कौन सीक्रेट करता है, ये फंजाई सीक्रेट करती है। कौन सी, माइक्रोराइजी फंजाई जो होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ICR IISS स्टेबलाइज्ड इन द ईयर। तो ICR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। वो कौन से ईयर में स्टेबलाइज हुआ, उसके स्टेबलाइजमेंट ईयर बताना है अपन को। फर्स्ट ऑप्शन है 1976, सेकंड 1988, थर्ड 1975 एंड लास्ट वन 1987। तो ध्यान रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस भोपाल MP में है, मध्य प्रदेश में, और ये स्टेबलाइज हुआ था 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉन एज ए एक्सपांसिव सोइल्स। एक्सपांसिव सोइल क्या होती है, जिसमें हाईली क्ले होता है, ऐसा क्ले जो एक्सपांडिंग करता है, स्वेल श्रिंक करता है। तो जिसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ स्मेक्टाइट क्ले। तो स्मेक्टाइट क्ले होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग श्रिंकेज करते हैं। तो ऐसी सोइल क्या होती है, एक्सपांसिव सोइल होती है। तो अब स्मेक्टाइट की बात करें तो मुझे उसमें सबसे ज्यादा अपन बात करें तो मोंटमोनलाइट। तो ऐसी सोइल जिसमें मोंटमोनलाइट क्ले एक्सेस में हो और वो क्या करे, स्वेलिंग और श्रिंकेज करे, तो वो क्या होगी, एक्सपांसिव सोइल। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिसोल्स, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल एंड नाइट्रिसोल्स। तो ध्यान रखना जो वर्टिसोल होती है, और अपने इंडियन जो सोइल ऑर्डर सोइल है, सोइल ग्रुप है ब्लैक कॉटन सोइल, इसमें मोंटमोनलाइट बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, एक्सपांसन करता है, क्ले एक्सपांसन करता है वेटिंग पे। जो जब वो वेट होगा तब तो वो स्वेल करेगा, एंड जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तो वापस क्या करेगा, श्रिंक करेगा। तो हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन पे वो क्या, स्वेल श्रिंक करता है। ऐसे सोइल को क्या बोलते हैं, एक्सपांसिव सोइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड डायरेक्टली मेजर वाटर कंटेंट ऑफ सोइल्स। तो कौन सा मेथड है जो डायरेक्टली मेजर करता है वाटर कंटेंट को। देखो दो टाइप के मेथड है, एक तो वाटर कंटेंट को मेजरमेंट करेगा, तब अपन को पता चलेगा वाटर मॉइस्चर कंटेंट कितना है या वाटर कंटेंट कितना है सोइल में। एक क्या करता है, उसका पोटेंशियल या टेंशन मेजर करता है, जिससे अपन इनडायरेक्टली पता लगा लेते हैं कि उसमें वाटर कितना है।
कौन से टेंशन पे हेल्ड है तो कितना वाटर है वो पता लगा लेते हैं। तो अब विच वन इज द मेथड डायरेक्टली मेजर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, तो कौन सा है डायरेक्टली करता है, तो फर्स्ट टेंसियोमीटर, वो टेंशन मापता है, रेजिस्टेंस ब्लॉक भी नहीं है, थर्मोकपल, साइक्रोमीटर एंड टाइम डोमेन रिफ्लेक्ट्रोमेट्री। तो इसका ध्यान रखना है तीनों के तीनों फर्स्ट जो है वो तीनों इनडायरेक्टली है, जो पोटेंशियल टेंशन को मापते हैं, लेकिन टाइम डोमेन रिफ्लेक्ट्रोमेट्री वो डायरेक्टली क्या मेजर करती है, वाटर कंटेंट कितना है सॉइल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which soil measurement method and instrument used in field as well as laboratory also। तो ऐसा कौन सा मेथड या इंस्ट्रूमेंट है जो फील्ड में भी यूज कर सकते हैं और लैब में भी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, ग्रेविमेट्रिक मेथड, टीडीआर एंड कैपेसिटेंस सेंसर। तो ध्यान रखना इसमें टीडीआर आंसर जाएगा। जो टीडीआर है टाइम डोमेन रिफ्लेक्ट्रोमेट्री, वो आप फील्ड में भी यूज कर सकते हैं और लैब में भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द थ्री, अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो सॉइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ओके, तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑल द थ्री डायमेंशंस आर अबाउट द सेम साइज एंड द पेड्स आर क्यूब लाइक विद फ्लैट एंड और राउंडेड फेसेस इज कॉल्ड। तो क्या है, इसमें सारे के सारे डायमेंशंस हैं जो पेड्स के तीनों, वो क्या है सेम साइज के, और उसके जो पेड्स है वो क्यूब या फ्लैट है, क्यूब लाइक है, और या तो उनकी फेस है वो फ्लैट होंगे या फिर राउंडेड होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है सॉइल स्ट्रक्चर वो कौन से टाइप की, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिज्मेटिक, सेकंड है ब्लॉकी, थर्ड है क्रम्बी एंड लास्ट वन इज प्लेटी। तो प्लेटी में प्लेट लाइक होंगे, जिसमें क्या होगा, तो प्लेटी में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, वर्टिकल कम होता है। अपन बात करें प्रिज्मेटिक की, तो प्रिज्मेटिक में जो वर्टिकल डायमेंशन है वो तो ज्यादा डेवलप होगा, जो हॉरिजॉन्टल है वो कम डेवलप होता है। अपन बात करें क्रम्बी की, तो क्रम्बी में क्या होता है, क्रम्बी में वेल स्ट्रक्चर्ड, और उसमें क्या होता है, पोरस होता है एकदम, उसमें कोई डायमेंशन होता ही नहीं, डायमेंशन लेस होता है, आपस में पार्टिकल जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर होती है क्रम्बी। अपन बात करें ब्लॉकी की, तो ब्लॉक में क्या होता है, ऑल थ्री डायमेंशंस इक्वल साइज के होते हैं, एक सेम साइज के होते हैं, और उसके पेड्स होते हैं क्यूब जैसे, या तो उनका जो फेस होगा फ्लैट होगा या फिर राउंडेड होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन, ब्लॉकी, सेकंड ऑप्शन। ओके, ब्लॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन द राइज ऑफ वाटर एंड डायमीटर ऑफ कैपिलरी बोथ इन सेंटीमीटर्स। तो अपन को दोनों ही सेंटीमीटर में दे रखे हैं, राइज ऑफ वाटर h एंड डायमीटर ऑफ कैपिलरी d, दोनों ही सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, फर्स्ट है h इज इक्वल टू d अपॉन 0.3, d इज इक्वल टू 0.6 अपॉन h इज इक्वल टू 0.3 अपॉन d एंड h इज इक्वल टू 0.6 अपॉन d। तो ध्यान रखना है जो राइज ऑफ वाटर है h एंड जो डायमीटर ऑफ कैपिलरी d है वो क्या होता है, वो होता है h इज इक्वल टू 0.3 अपॉन d। समझे, जो डायमीटर ऑफ कैपिलरी है यदि वो बढ़ेगा तो जो राइज ऑफ वाटर है वो घट जाएगा, और जो डायमीटर ऑफ कैपिलरी घटेगा, कम होगा, डायमीटर ऑफ कैपिलरी डिक्रीज होगा, तो राइज ऑफ वाटर जो उस ट्यूब में या जो स्पोर में वो होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, h बढ़ेगा तो d घटेगा, d घटेगा तो h बढ़ेगा। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला है, रिलेशन है, वो है h इज इक्वल टू 0.3 अपॉन d, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, any mineral particle of soil having diameter greater than how much millimeter is not considered as soil particle, soil separate। तो कौन से मिनरल पार्टिकल को अपन सोइल सेपरेट में नहीं इंक्लूड करते, 0.2 mm से बड़े, 0.02 mm से बड़े, 0.002 mm से बड़े या 2 mm से बड़े। तो ध्यान रखना जो 2 mm से बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको सोइल सेपरेट में कंसिडर्ड नहीं करते, वो अर्थ सेपरेट होते हैं, अर्थ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो 2 mm से छोटे जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, सोइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रस्टिंग ऑफ हाईली सोडिक सॉइल में बी प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग द सरफेस सॉइल विद। तो क्रस्टिंग प्रॉब्लम होती है सोडिक सॉइल में, क्लोड बन जाते हैं, क्लोगिंग हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है पूरी सरफेस सॉइल, जिससे क्या होगी, वो क्रस्ट बना देते हैं, क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो किसको अपन उसमें क्या मिला के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो VAMA, HPAN, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो VAMA है विनाइल एसीटेट मैलिक एसिड एंड HPAN है हाइड्रोलाइज्ड पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो ये दोनों ही क्या है, सॉइल कंडीशनर है। तो ये सॉइल को बेटर कंडीशन देना, बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बोथ। तो बोथ ऑफ द ऑप्शन आर, जो बोथ ऑफ
ऑप्शन से वो किसके एग्जाम्पल है, सोइल कंडीशनर्स के, और वो क्या प्रिवेंट करते हैं, हाईली सोडिक सोइल में जो क्रस्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है उसको प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज डायरेक्टली मेथड ऑफ सोइल स्ट्रक्चर इवोल्यूशन। तो डायरेक्ट मेथड कौन सा है सोइल स्ट्रक्चर इवोल्यूशन का, ट्राई सेविंग, एल्यूट्रेशन मेथड्स, वाटर ड्रॉप मेथड एंड नॉट नन ऑफ द अबव। तो याद रखना इसमें से कोई सा भी डायरेक्ट मेथड नहीं है सोइल स्ट्रक्चर इवोल्यूशन का। ओके, ड्राई सेविंग भी इनडायरेक्ट है, एल्यूट्रेशन मेथड भी और वाटर ड्रॉप है, तीनों ही इनडायरेक्ट मेथड है सोइल स्ट्रक्चर इवोल्यूशन के। ड्राई सेविंग, इलेक्ट्रोशन मेथड एंड वाटर ड्रॉप मेथड, ये तीनों कौन से हैं, इनडायरेक्ट मेथड है। अपन डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें दो टाइप की मेथड है, माइक्रोस्कोपिक मेथड एंड मैक्रोस्कोपिक मेथड, इसको फील्ड मेथड भी बोलते हैं। तो वो दोनों ही क्या है, स्ट्रक्चर इवोल्यूशन के इनडायरेक्ट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड है, और ये जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। वेट सेविंग भी, ड्राई सेविंग भी, इलेक्ट्रोशन मेथड, एग्रीगेट एनालिसिस, वाटर ड्रॉप मेथड एंड जितने भी और अदर मेथड है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट है, और दो मेथड है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक जो है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड है। तो इसका राइट आंसर है नोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when structure of two soils are compared it will be better is that soil whose cumulative mean weight diameter CMWD is। तो अपन दो स्ट्रक्चर को, दो सोइल के स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी बेटर होगी जिसका CMWD क्या होगा, जीरो होगा, लोअर होगा, यूनिटी होगा या हायर होगा। तो ध्यान रखना जिसका मीन वेट डायमीटर जितना ज़्यादा कम होगा उसका उतना ही बेटर होगा उसका स्ट्रक्चर, तो इसका क्या होगा, लोअर, जिसका लोअर है वो बेटर है, और जिसका हायर है CMWD वो क्या है, वो पुअर है स्ट्रक्चर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी पुअर सोइल स्ट्रक्चर फाउंड इन। तो इसमें से कौन सी सोइल है जिसमें सबसे पुअर स्ट्रक्चर फाउंड होती है, सबसे पुअर स्ट्रक्चर पाई जाती है, सैलाइन सोइल, डिग्रेडेड एल्कली सोइल, एसिडिक सोइल, सोडिक सोइल। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सोडिक सोइल। तो अपन डिस्कस करते हैं कि सोडिक सोइल की सबसे पुअर क्यों होती है। ओके, तो अपन बात करें सोडिक सोइल की, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट होता है सोडियम का, और सोडियम एक टाइप का डिस्पर्जन एजेंट है। तो यह क्या करता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, सोडियम बहुत ज़्यादा है तो उस स्ट्रक्चर को क्या डिस्पर्स कंडीशन में दे देता है, जिससे क्या क्ले जितने भी पार्टिकल है वो डिस्पर्स फेज में आ जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो डिस्पर्स फेज का जो क्ले है वो क्या करेगा, उसको उस सरफेस को क्या कर देगा, जिस सरफेस में छोटे छोटे पोर स्पेस है उनको वहां जाके वो फिट हो जाएगा, और उस पूरे के पूरे जितने भी पोर स्पेस है उनको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो इससे एरेशन, वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वाटर पेनिट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, एरेशन कम हो जाएगा, जो एटमॉस्फेयर एंड सॉइल के बीच में जो एयर का मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा, रूट पेनिट्रेशन कम हो जाएगा। उसके अलावा ये सोडियम बहुत ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है तो क्या होगा, ये प्लांट्स के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। तो इसके अलावा अपन बात स्ट्रक्चर की करें तो ये क्या करे, स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर लेता है एक टाइप से। तो इसलिए सबसे जो पुअर स्ट्रक्चर होती है वो होती है सोडिक सॉइल की। अपन इन तीनों की बात करें, एसिडिक सॉइल, डिग्रेडेड एल्कलाइन सॉइल एंड सैलाइन सॉइल, इसमें तो कैटाइंस जो है जो क्या करते हैं, फ्लोकुलेशन करते हैं, उनकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो डिफ्लोकुलेशन करते हैं, डिस्पर्जन करते हैं, उनका अमाउंट कम होता है, लाइक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो इससे क्या होगा, सोडिक सॉइल में सोडियम ज़्यादा होने की वजह से डिस्पर्सन ज़्यादा होगा, जिससे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सबसे पूरे स्ट्रक्चर किसमें होती है, सोडिक सॉइल्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल क्लोड whose weight is 100 gram, volume is 75 cubic centimeter and the pore space is 45%। तो अपन को देखना है इसमें, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है अपन को, इसमें अपन को सोइल क्लोड का वेट दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो वेट अपन वॉल्यूम आ जाएगा क्या। अब इसमें देखो सोइल क्लोड का दे रखा है, ऐसा नहीं दे रखा कि सॉलिड पार्टिकल या फिर पोरोसिटी, इनका साथ में दे रखा है। तो अपन टोटल सोइल का वेट एंड टोटल सोइल का वॉल्यूम करेंगे तो बल्क डेंसिटी आ जाएगी BD। ओके, अब BD अपन के पास है, पोर स्पेस है, तो अपन PD ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, पोर स्पेस इज इक्वल टू 1 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। ओके, ये फॉर्मूला है कि परसेंटेज पोर स्पेस इज इक्वल टू 1 माइनस BD अपॉन PD, मल्टीप्लाई करना है उसको 100 से। तो उससे अपन का क्या आ जाएगा, उससे अपना ये तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, और उसे अपन क्या कर लेंगे, पोर स्पेस को रिप्लेस कर देंगे PD से, और PD को पोर स्पेस की जगह लाके अपन क्या कर लेंगे, PD पार्टिकल डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। ओके, जैसे अपन देखें तो 100 अपॉन 75 इज इक्वल टू 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये BD आ गई।
अब अपन तीनों को पुट कर दो, 45% इज इक्वल टू 1 माइनस 1.33 अपॉन पी डी मल्टीप्लाई 100 से कर दो। ओके, अब अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.42 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2.42 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे पोर स्पेस यदि 50 होता तो सिंपल सा आंसर आता 2.65। ओके, और यदि अपने पास पोर स्पेस कितना है, 45% है, तो आंसर आएगा 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। देखो प्योर वाटर है और क्लीन ग्लास है, तो उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोयल सॉल्यूशन एट विल्टिंग पॉइंट। अपन बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की और किस में, सोयल सॉल्यूशन की बात। यदि अपना फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का बात करते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और अब क्या है, सोयल सॉल्यूशन के अपन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। और एक ऐसा माना जाता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सोयल सॉल्यूशन का, वो यदि वेट सोयल है, नियर सैचुरेशन है, तो वहां पे उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन जैसे जैसे वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता जाएगा। तो अपन वेट सोइल से अपन मॉइस्ट सोइल की आते हैं, मॉइस्ट से अपन ड्राई सोइल की तरफ आते हैं, तो उसमें जो वाटर कंटेंट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा कम होगा। तो अपन 0 डिग्री सेल्सियस तो होता है। यदि अपन बात करें 0 बार पर, यहाँ पर 1.33 फील्ड कैपेसिटी पे बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अपन विल्टिंग पॉइंट पे बात करें तो उसका आंसर होगा -1.22 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड ऑफ सोइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन वाज गिवन बाय। तो जो रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड था सोइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का, वो किसने दिया था। फर्स्ट है एम्सिलिन एंड बिग्स, टॉप एंड डेविस, बॉयस्कस एंड मिक एंड टॉप एट ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है बॉयस्कस एंड मिक, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर इन वेपर स्टेज एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सबसे ज़्यादा होती है जो डिग्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ पे, फिर टूट के कम हो जाती है यदि अपन उसको और गर्म करेंगे 20 पे, फिर 50 पे। तो धीरे धीरे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम होती जाएगी। तो कितनी होती है, फर्स्ट 100 डिग्री, 100%, 50%, 10% एंड 0%। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं टूटती। वेपर में ऐसा नहीं है बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका राइट आंसर है 10% रहती है। कितनी रहती है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल सोइल म्यूजियम और वर्ल्ड सोइल म्यूजियम इज लोकेटेड एट यूएसए, सिंगापुर, द नीदरलैंड्स एंड चाइना। तो इसका राइट आंसर है द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड में है, क्या है, वर्ल्ड सोइल म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्री रिसर्च विद द ह्यूमन टच इज टैगलाइन ऑफ। तो एग्री सर्च विद द ह्यूमन टच किसकी टैगलाइन है, IISS, IARI, ICAR एंड NBSSLUP। ओके, तो ये जो टैगलाइन है वो है ICAR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, एग्री सर्च विद ए ह्यूमन टच। ओके, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगला वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे सोइल पेडोलॉजी पे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए सोइल साइंस और अदर जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।